जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लूसेंट सामान्य ज्ञान से मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में। यह 37वां अध्याय होगा। इससे पहले दोस्तों 36वां अध्याय में हमने मुगल वंश के संबंध में जाने तो और इसी के संबंध में हम जानेंगे इस बार उस मुगल वंश के शासन व्यवस्था। मुगल वंश की अगर हम शासन व्यवस्था की हम बात करें तो सबसे पहले मंत्री परिषद का स्थान आता है और मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। तो दोस्तों मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। बाबर के शासन काल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। तो वजीर का पद किसके समय में महत्वपूर्ण था? तो बाबर के समय में। सम्राट के बाद शासन के कार्यों का संचालन जो करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हम बात करें तो वकील था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था दोस्तों? ये वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। तो औरंगजेब के समय में दीवान के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन काम किया था? असद खान ने। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर माह वेतन मिला करता था। तो सेना को हर माह जो वेतन मिलता था इस सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही, और इसके हस्ताक्षर पर किसके द्वारा किया जाता था? तो ये मीर बख्शी के द्वारा। जब कभी सद्र न्याय विभाग का प्रमुख कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। यानी न्याय विभाग का जब प्रमुख कार्य करता था उसे काजी। लगानहीन भूमि जैसे मदद ए मांस, इसका निरीक्षण सद्र किया करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा था। तो मीर समा कौन था दोस्तों? सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था, जो कि सूचना और गुप्तचर का विभाग हुआ करता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने के कार्य मुहस्सिब नामक अधिकारी क्या करता था। प्रशासन की दृष्टि से हम बात करें दोस्तों तो मुगल सम्राट का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में या हाल में, फिर महाल का जिला या दस्तूर में, दस्तूर का ग्राम में बटा हुआ था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ग्राम हो जाएगा। ग्राम जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जिसे मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। नागला। एक बार फिर से देखेंगे, प्रशासन की हम बात करें तो मुगल साम्राज्य का बंटवारा सबसे पहले सूबों में था। सूबों का जो है किसमें बांटा था? सरकार में। फिर सरकार का परगना में, या उसी को महाल कहा गया है। फिर महाल को जिला या दस्तूर में, फिर दस्तूर को ग्राम में बांटा गया था। और ये ग्राम जो है दोस्तों, यह जो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को शामिल किया गया था, जिसे नागला कहा जाता था। मुगल काल की हम बात करें तो प्रमुख अधिकारी और उसके कार्य था। जैसे कि सूबेदार था, प्रांतों में शांति स्थापित करना इसका महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि प्रांत कार्यकारिणी का यह प्रधान भी था दोस्तों, सूबेदार। दीवान की हम बात करें, दीवान तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, सीधे शाही दीवान के प्रति इसका जवाबदेह बनता था। बख्शी जो है प्रांतीय सैन्य का प्रधान था। बख्शी फौजदार जिले का प्रधान या फौजी अधिकारी हुआ करता था। आमिल या अमल गुजार, जिसे जिला का प्रमुख राजस्व अधिकारी कहा गया था। कोतवाल नगर का प्रधान था। तो कोतवाल कौन था दोस्तों? नगर का प्रधान कोतवाल था। सिकदार की हम बात करें तो परगने का प्रमुख अधिकारी था सिकदार। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने एवं लगान निर्धारित इसका क्या करता था? आमिल। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम का एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य का समस्त भूमि को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। तो भूमिकर के विभाजन के आधार पर अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। ये 3 विभाग कौन कौन सा था? खालसा भूमि। खालसा की भूमि अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था, उसे खालसा भूमि कहा गया।
जागीर भूमि यानी तनख्वाह के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर भूमि कहा गया। सयुरगल या मदद ए मास, तो मदद ए मास जो है, मदद ए मास या अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि था, जिसको मिल्क कहा गया, मिल्क। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई गई एक पद्धति थी राई, जिसका उपयोग अकबर ने ही किया था। तो राई पद्धति किसने अपनाया था दोस्तों? शेरशाह के द्वारा अपनाया गया था राई पद्धति, जिसका प्रयोग अकबर ने भी किया था। अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने किया? तो अकबर ने किया था। कब? तो 1573 ईस्वी। इसे अपने क्षेत्र में से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, इसलिए इसका नाम करोड़ी। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नामक एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। यानी कि दहसाला नामक जो एक कर प्रणाली था, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। कुछ भूमि का प्रकार है, जैसे पोलज। पोलज था नियमित रूप से जिस पर खेती होता था, इनके वर्ष में 2 बार फसल जिसमें होता था, उसको पोलज भूमि कहा गया। प्रति जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होता था। चाचर जिसे 3 या 4 वर्षों के अंतराल पर जिस भूमि पर खेती होता था, उसको चाचर कहा गया। बंजर जो खेती योग्य भूमि नहीं था। तो अभी भी बंजर वैसी भूमि को कहते हैं जिसका जो खेती योग्य नहीं होता, और इससे लगान इस पर नहीं लिया जाता था, नहीं कि लगान की वसूली जो है बंजर भूमि से नहीं की जाती थी। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ किया। तो जब्ती का प्रारंभ कौन किया? टोडरमल ने। कब? 1570-71 में। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियों था, एक था तखसीस और दूसरा तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को प्रारंभ किया था दोस्तों। तो नस्क प्रणाली कौन अपनाया था? तो यह औरंगजेब ने, जो कि भू राजस्व की राशि के उपज का आधा कर दिया गया था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। तो दोस्तों कृषक कितने वर्ग में विभाजित थे मुगल काल में? तो कुल 3 वर्ग में। आइए जानते हैं वो 3 वर्ग कौन कौन सा है। पहले है दोस्तों, पहला कि खुद कास्ट। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। तो खुद कास्ट यानी कि ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्ट की हम बात करें, ये दूसरे गांव जा कर के जो किसान खेती क्या करते थे, उसे पाही कास्ट कहा गया। और मुजारियन यानी खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर जो कृषि कार्य करते, यानी खुद कास्ट जो था इससे भूमि किराया ले लिया और तब जो है उस पर खेती करते थे, तो उसको मुजारियन कहा गया। मुगल काल में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भागलपुर के बयाना और गुजरात के सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। बयाना या सरखेज। अफीम मुक्ता मालवा एवं बिहार में जो है मुख्य रूप से खेती की जाती थी। अफीम। सोडा का उत्पादन मुगल काल के मुख्य केंद्र हम बात करें तो बिहार ही हो जाएगा। सोडा। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था, जिसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार की जाती थी। उत्तम जो है श्रेणी का ऊनी वस्त्र, तो शॉल जो है कश्मीर में तथा लाहौर में तैयार की जाती थी। मुगल काल में रुपया का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने। दोस्तों आना का प्रचलन किसने किया? तो शाहजहां ने। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति भी बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम भी अंकित किया था। तो यह जहांगीर के समय की सिक्का है जिस पर नूरजहां और जहांगीर के नाम भी अंकित था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की मुख्य व्यवस्था है दोस्तों, जैसे कि गल्ला बख्शी इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक जो है नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी, यानी कि नसक प्रथा कहाँ? यह बंगाल में अपनाई गई थी। जब्ती प्रणाली हम बात करें, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था।
सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। तो मुगल काल में सोने का जो प्रचलित सिक्का था वो इलाही के नाम से जाना गया और सबसे बड़ा सिक्का संसब जो कि सोना का ही था दोस्तों। मुगल कालीन सिक्के की अगर हम बात करें तो मोहर मोहर जो है यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था मोहर। संसब जो अकबर द्वारा चलाया गया था। दोस्तों संसब किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। और यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तौले का हुआ करता था। इलाही जो है यह सोने का गोल आकार का सिक्का हुआ करता था इलाही। रहस रहस जो है यह गोल और चकोर दोनों तरह से का सिक्का हुआ करता था। यह 5.5 तौले का हुआ करता था। आत्मा जो है 25 तौले का सोने का सिक्का था। बिनसात 20 तौले के सोने का सिक्का और रुपया चांदी का सिक्का हुआ करता था। जलाली चांदी का सिक्का हुआ करता था। दरब, चरण, चंदन, दह, कल और सुकी सभी चांदी के सिक्के थे मुगल काल के। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया ही था दोस्तों। तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? बेस जो है यह चांदी का रुपया था। लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना की हम बात करें दोस्तों, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। तो मुगल काल की सेना कितने भागों में विभक्त थी? कुल 4 भागों में। और 4 भाग कौन हो जाएगा? पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी प्रथा प्रारंभ अकबर ने किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा गया। तो मनसबदार जो 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले थे। 500 से 2500 जो तक मनसबदार प्राप्त करने वाले को उमरा कहा गया था, उमरा। और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था, अमीर ए आजम। जात की व्यवस्था वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञात होता था, सवार पद से। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 500 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 तक हो गई दोस्तों। जहांगीर ने सवार पद पर 2 अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था किया। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। यानी कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा। यह व्यवस्था किसने शुरू किया? तो जहांगीर ने। और सर्वप्रथम यह किसको दिया गया? तो यह महावत खां को सबसे पहले दिया गया था। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शासक भी फूटकर घुड़सवार करते थे। यानी कि मनसबदारों के अलावा खुद जो है मुगल शासक जो है मुगल जो है शाह शाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें आहदी कहा जाता था। आहदियों को भद्र घुड़सवार कहा जाता था और उनके वेतन दूसरे घोड़ों से काफी ज्यादा होते थे। यह बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं जो है शाह क्या करते थे, राजा क्या करते थे। उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होता था। आहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे आहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे दोस्तों। आहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होता था। आहदियों का कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार, शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। अब अब है दोस्तों मराठों का उत्कर्ष, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।